तो नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण हमारे टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में, जहां पर हम मॉक टेस्ट 5 हमारा जो हुआ था ऑर्गेनाइजिंग, उसका हम यहां पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 41 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पारस्परिक जो क्रिया होती है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक पारस्परिक क्रिया होती है के एक परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि औपचारिक संगठन होता है क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या डेलीगेशन, जिसको हम कह सकते हैं प्रत्यायोजन। जहां पर हिंदी के अंदर मुझे लगेगा कि कोई वर्ड आपको और अच्छे से क्लियर करने की जरूरत है, तो मैं उसको अलग से और लिखता रहूंगा। इसको बोलते हैं प्रत्यायोजन, या इसी को भारार्पण भी कहते हैं, अधिकारों का भारार्पण, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिस संगठन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो संगठन स्वतः बनता है, या यूं कह सकते हैं जो सामाजिक अंतः क्रिया के रूप में जो संगठन विकसित होता है, उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर संगठन में कितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो भी आपको जो है वो यहां पर मैं क्लियर करवा देता हूं। तो देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आगे की चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। एक संगठन होता है, संगठन के प्रारूप की हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल, और दूसरा होता है अनौपचारिक, जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, अब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे अधिकारों और अधीनस्थों, यानी कि जो अधिकारी और अधीनस्थ हैं, इनके बीच में हम कह सकते हैं कि औपचारिक क्रियाओं की वजह से होता है। जैसे पद है, स्थिति है, योग्यता है, नियुक्ति की शर्तें हैं, जब इसके आधार पर संगठन संरचना का निर्माण होता है तो हम उसे औपचारिक कहते हैं। और हम अगर देखें तो मोटे मोटे तौर पर 6 औपचारिक संगठन हमें यहां पर नजर आते हैं, जिसमें हमारा कौन सा हो सकता है, तो हमारा रेखा संगठन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। दूसरा हमारा हो सकता है रेखा एवं स्टाफ संगठन, इसको हम बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आता है, तो तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे आता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक संगठन, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल। ठीक है, उसके बाद हमारे चौथे नंबर पे आता है, उसको हम बोलते हैं परियोजना संगठन, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी जगह कम है तो मैं शॉर्ट में वर्ड को लिख रहा हूं। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा, हमें ध्यान रखना है, हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ नंबर पे हमारा कौन सा आता है, तो फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ग्रिड संगठन भी कहते हैं, या इसी को आव्यूह संगठन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट माना जाता है। और एक होता है हमारा समिति संगठन, जिसको हम बोलते हैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, समिति संगठन, जिसको हम बोलते हैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत आ सकती है, जगह का यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें जो है वो यहाँ पर क्लियर जो है वो 1 by 1 हो रही होगी। जब हम एक साथ सभी चीजों को पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताइए, ये चीजें सबको क्लियर थी क्या? हमारे संगठन के अंदर 2 प्रकार के प्रारूप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट वन इज फॉर्मल एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल, बट देयर आर 6 टाइप ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट वन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज लाइन एंड स्टाफ, थर्ड वन इज फंक्शनल, फोर्थ वन इज प्रोजेक्शनल, फिफ्थ वन इज मैट्रिक्स, एंड द सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन इज कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्वतः बनता है, जो स्वतः निर्मित होता है, या हम कह सकते हैं सामाजिक संबंधों से होता है, वो हमारा कहलाता है यहां पर अनौपचारिक संगठन। इसमें कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं होते हैं, ये ऐसे ही बनता है, तेजी से फैलता है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई हमारी इस संगठन में रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो पहले का आंसर मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट का जो आंसर है वो यहां पर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जो आंसर है वो हमारा यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर।
उससे पहले कुछ कमेंट्स हम देख लेते हैं ताकि हम क्या है रेगुलर फिर बैक टू बैक चलते रहेंगे। एक बार वापस कमेंट्स में सारे पढ़ लेता हूं, ठीक है। चलो इस बीच हमारे साथ और कोई जुड़ चुके हैं, ऋषु जी, शत्रुघ्न जी, ठीक है, दिव्यांशु जी, शिवम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राजेश्वरी जी, ठीक है। राजेश्वरी जी मुझे लग रहा है आप शायद फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, तो आप रेगुलर इस टाइम पर जो है वो अवेलेबल रखिए, ठीक है। इससे पहले हमारे यूके ट्रिपल एडू की क्लास और होती है, थ्योरी क्लास, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, और हमारी 7 बजे जो है वो 6 बजे हमारी ये क्लास शुरू हो जाती है पेपर सॉल्यूशन की। अंकित जी हेलो, नमस्कार सर जी। अमाउंट के लिए कुछ शत्रुघ्न जी पूछ रहे हैं सर अमाउंट कितना होगा। देखिए आपको मैंने स्क्रीन पर नंबर दिखा दिया, ठीक है, आप उस पर कॉल करके हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज का प्राइस होगा वो आपको दे देंगे। टेस्ट सीरीज का कोई हमारा ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत कम प्राइस है, जो भी होगा हमारी टीम आपको जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेगी, तो आप एक बार हमारी टीम से जरूर जो है वो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अंकित जी कह रहे सर मैं भी अभी आया हूं, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका, धन्यवाद जी, सभी का स्वागत करता हूं, सभी को नमस्कार। चलिए तो हमारे बहुत क्वेश्चन से बहुत सारी डीपली चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें, तो हम चलिए यहाँ पर समय ज्यादा नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 1 का आंसर हमें क्लियर हो चुका है। 1 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह उच्च प्रबंधन स्तरों पर अधिकार के केंद्रीकरण को दर्शाता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इट रेफर्स टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एट हायर मैनेजमेंट लेवल्स। तो इसका नाम क्या है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए और अपना आंसर जो है वो मुझे आप यहां पर दे दीजिए। यह उच्च प्रबंधनों के स्तर पर अधिकारों के केंद्रीकरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अधिकारों के केंद्रीकरण को जो है वो यहां पर दर्शाता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि उसे हम किस नाम से जो है वो यहां पर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर को देख लेते हैं। इट रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो हमारे यहां पर हम जानते हैं संस्थान में या तो अधिकारों का केंद्रीकरण होता है, अधिकारों का मतलब सारी जो हम कह सकते हैं कि अधिकार लेने का जो मेन हम कह सकते हैं अथॉरिटी है वो किसी एक पर्सन के पास होती है, तो उसको तो हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और दूसरा हमारा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा हमारा क्या होता है, डिसेंट्रलाइज। जब हम कह सकते हैं कि संगठन की इकाई जहां तक व्यवहारिक हो, कित डेविस का स्टेटमेंट है जिन्होंने कहा कि संगठन की वह इकाई, या हम कह सकते हैं कि संगठन के अंदर हम अधिकारों को निचले पदों पर जितना व्यवहारिक हो, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, उस लेवल तक हम जब डाइवर्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। ये कित डेविस की इंपोर्टेंट परिभाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, तो हम ये देखने वाले हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह उच्च प्रबंधन के स्तरों पर, यानी कि जो टॉप लेवल होते हैं वहीं पर अधिकारों को जब वो लेकर रखते हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारा टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। इसको आप यूं समझ लो, जब हम टॉप लेवल पे ही हम अधिकारों को लेकर चलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनने वाला है, इसका आंसर जो है वो बनने वाला है कि सेंट्रलाइजेशन। यस, ए इज द राइट आंसर। दोनों तो हो नहीं सकता और हम ये भी नहीं कह सकते कि दोनों सही नहीं है। आंसर फाइनली बनेगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इजी इन। उत्तरदायित्व तय करना किसमें आसान होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर्स, बोथ ए एंड बी, और नाइदर ए और बी। चलिए आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 43 का। 43 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है 43, फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां उत्तरदायित्व तय करना आसान हो जाता है, तो किसमें होता है, क्या फंक्शनल संरचना में होता है, जिसको हमें किसने दिया था, उसको हमें दिया था डब्ल्यू टेलर ने, या हमारा कह सकते हैं कि डिविजनल संरचना में होता है, या फिर ए और बी दोनों में हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि न तो ए में होता है न बी में होता है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 43 का।
तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, क्रियात्मक संगठन तो है जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था, पहले समझा देता हूं। जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें तो क्या होता है कि हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर हम विभिन्न कार्यों को क्रियाओं में बांटते हैं, अलग अलग क्रियाओं में कार्य जो है वो बटा हुआ होता है, ठीक है। तो यहां पर कभी कभी यह भी हो सकता है कि अनुशासन की एकता जरूरी हो सकता है कि भंग भी हो जाए, लेकिन हमने बात करा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटर कहां पर हम दे सकते हैं, तो ये तो क्लियर है कि दोनों में नहीं होगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटर हम दे सकते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर? डिविजनल स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रभागीय संरचना, जहां पर हम कह सकते हैं जैसे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो रेखा अधिकारी होते हैं और स्टाफ क्या करता है, विशेषज्ञों के रूप में हो सकता है। तो विशेषज्ञ सलाह देते हैं, रेखा अधिकारी बायस्ड नहीं है कि उनकी सलाह को माने या न माने। तो डिविजनल प्रभागीय संरचना के अंदर हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी को ज्यादा तय होता है, आसानी से तय करना। इन विच ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्केलर चेन, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस संगठन में संप्रेषण का प्रभाव, अब आपको यहां पर मैंने चीज बता दी थी, बहुत सारी चीजें आपको इस यहां पर जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। किस संगठन में संप्रेषण का जो प्रवाह है स्केलर चेन के रूप में होता है, और स्केलर चेन हमने कहां पढ़ा, तो हमने पढ़ा था हेनरी फॉल के सिद्धांत के अंदर। जब हमने हेनरी फॉल के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं तो हमने 9वां प्रिंसिपल पढ़ा होगा, 9th वाला प्रिंसिपल हमने पढ़ा होगा, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा जैसे इस तरीके का। तो हमें पता है कि स्केलर चेन के अंदर या तो चलो ये तो हो गया फेल्स पुल, लेकिन ये जब काम इस तरीके से होता है स्केलर चेन, यानी कि हम जब एक दूसरे को अधिकार देते हैं वो हम पद, योग्यता और स्थिति के रूप में देते हैं। किस रूप में देते हैं? पद, योग्यता और स्थिति, यानी कि पोजीशन, एबिलिटी, नियुक्ति की शर्तें। जब इन चीजों पे बातें हमारी होती हैं तो वो हमारा होता है औपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन में तो वैसे भी हम स्केलर चेन का कोई रोल ही नहीं होता है। तो बिल्कुल आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर संगठन के अंदर अधिकार ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, टॉप टू बॉटम, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या हम कह सकते हैं सुझाव हो सकते हैं, शिकायतें हो सकती है, वो होती है बॉटम टू टॉप। या यूं कह सकते हैं कि अधिकार तो होते हैं ऑफिसर्स टू सबॉर्डिनेट्स, और हमारे जो शिकायतें सुझाव होती हैं वो होती है सबॉर्डिनेट्स टू ऑफिशियल लेवल्स, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप का कंसेप्ट आपको सभी को पता ही है वैसे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज, संगठन की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? अधिकार प्रदान करना, यानी कि ग्रांटिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियों की पहचान, या ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियों का वर्गीकरण। तो आप जानते हैं सबसे पहले, हालांकि देखो इसके अंदर एक और चीज हो सकती है, यहां पर भी उद्देश्यों का निर्धारण आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग के अनुसार, क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अनुसार अगर हम बात करें तो फिर हमें पता लग गया होगा। अभी हमारा आंसर क्या बनेगा? 45 के अंदर आंसर बनेगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आ जाए सभी के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, या इस स्टेप के अंदर आंसर हमारा ये बनेगा, गतिविधियों की पहचान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक संगठन संरचना का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक संगठन संरचना का लाभ नहीं है? समन्वय, उत्तरदायित्व तय करना कठिन, विशेषीकरण या प्रभावी नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक संगठन संरचना का लाभ नहीं है? क्रियात्मक संगठन संरचना मैंने आपको बताया, पहला होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, देन लाइन एंड स्टाफ, और तीसरे नंबर पे आता है क्रियात्मक संगठन संरचना, जो हमें किसके द्वारा दी गई? ये हमें दी गई थी एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा, जिसमें टेलर ने क्या किया था? जिसमें टेलर ने एक फोरमैन के कृत्यों को 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में डिवाइड किया था। और उस 8 भागों में क्या था? तो आप सब जानते हैं, उन 8 भागों में 4 तो हमारे क्या थे? 4 तो हमारे थे, हमारे हम कह सकते हैं कारखाना प्रबंधक के रूप में, और 4 थे हमारे कार्यालय प्रबंधक के रूप में। तो 4 तो हमारे हो जाएंगे कारखाना प्रबंधक के, और 4 क्या हो जाएंगे? कार्यालय प्रबंधक के रूप में, जिसमें आपने पढ़ा होगा श्रमिक, गति नायक, टोली नायक होता है, निरीक्षक होता है। तो 4-4 भागों में उन्होंने एक फोरमैन के कार्य को बांटा था, ठीक है। तो हमें यह तो पता लगे क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन।
अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा लाभ नहीं है, तो देखो समन्वय होता है, प्रभावी नियंत्रण भी होता है यहां पर, बिल्कुल सही बात है। जब आप कार्य को इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से एज ए फंक्शनल डिवाइड कर रहे हो तो ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा कि डिफिकल्ट टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आंसर नहीं होगा। 46 का आंसर जो है वो बी आंसर यहां पर हो जाएगा, मतलब ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक संगठन की एक सीमा है? तो देखो, स्पष्ट संरचना का अभाव, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, व्यक्तिगत संतुष्टि या कठोरता। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, देखो संगठन की सीमा पूछ रहा है, तो देखो नो क्लियर कट स्ट्रक्चर, ये कह रहा है स्पष्ट संरचना का अभाव, ये कोई सीमा थोड़ी हुई क्या? या तो स्पष्ट संरचना होती है तो ये हो नहीं सकता। सामाजिक पारस्परिक क्रिया का यहां पर कोई वैसे भी मतलब नहीं है, ये तो अनौपचारिक से जुड़ा हुआ है, ये तो हमारे वैसे भी अनौपचारिक संगठन संरचना से जुड़ा हुआ है। तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, व्यक्तिगत संतुष्टि हो जाएगा, लेकिन कठोरता इसका जो है वो आ जाएगी, क्योंकि देखो एक्चुअल में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये थोड़े से कठोर होते हैं। हाँ, वो भी हो सकता है, नो सोशल इंटरेक्शन, लेकिन वो इसमें आ नहीं रहा ऑप्शन में। बाकी वो सीमा हो सकता है कि आप औपचारिक संगठन के अंदर जो है वो सामाजिक जो अंतक्रिया है उसका कोई स्थान नहीं होता है। यहां सिर्फ फॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है पद स्थिति संबंधों के आधार पर एक अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में, तो उसके हिसाब से तो आंसर क्या बन जाएगा 47 का आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। 41 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, ये कह रहा है कि जो प्रभागीय संरचना होती है, विभागीय संरचना, प्रभागीय का मतलब क्या होता है, विभागीय संरचना, ठीक है, तो उसका लाभ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रभागीय विभागीय संरचना का कौन सा लाभ हो जाएगा? डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस, क्विक डिसीजन मेकिंग, सेल्फिश एटीट्यूड या कॉन्फ्लिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है और आप समझ चुके होंगे, तो आंसर हो जाएगा त्वरित निर्णय, क्योंकि जब क्या होंगे, आपने संगठन संरचना को विभागों में बना दिया, बिल्कुल सही है, क्विक डिसीजन। जब आप संगठन संरचना को विभागों में बांट लेते हैं तो फिर हर डिपार्टमेंट से जो भी डिसीजंस होंगे, हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से जो भी डिसीजंस मेकिंग करेगा उसका हमें तुरंत रूप से जो क्या मिल जाएगा, क्विक रिप्लाई मिल जाएगा। तो क्विक डिसीजन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है? अनौपचारिक संगठन जो मैंने बताया था स्वतः बनता है, ठीक है, स्वतः, या हम कह सकते हैं सामाजिक संबंधों की वजह से बनता है, ठीक है, जैसे दो कलीग्स का आपस में लंच करने के दौरान बात करना, ठीक है, या जो नॉर्मल बातें होती है जो कि उनकी फॉर्मल प्रक्रिया, यानी हम कह सकते हैं कि जो पद स्थिति और योग्यता है, जो रिपोर्टिंग उनको अपने बॉस को करनी होती है, उस प्रक्रिया का भाग नहीं होता है, फिर भी अगर वो रिलेशन है तो उसे कहा जाता है अनौपचारिक संगठन संरचना। ठीक है, तो 49 को पढ़िए और आंसर दीजिए। पढ़ लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है? इसमें कोई लिखित नियम नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही बनता है, ना तो रिपोर्ट देनी है, पहला तो ऑप्शन सही बात है। यह प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। वैसे आंसर हमारा यहीं पर जो है वो क्लियर हो चुका है, बी ऑप्शन, इट क्लियरली डिफाइंस द ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अरे ये तो फॉर्मल में होता है, तो यहां पर आंसर वैसे भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, इसे प्रबंधन द्वारा जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये स्वतः बनता है, ऊपर बता दिया मैंने। ये जानबूझकर कौन सा होता है, थोपा गया, फॉर्मल होता है, और ये व्यक्तिगत होता है, और अर्थात व्यक्तियों की भावनाओं में को ध्यान में रखा जाता है, ये भी सही है, मतलब एक तरीके से विशेषता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, डी तो विशेषता हो जाएगी, व्यक्तिगत होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और हमारा जो औपचारिक है वो कौन सा होता है बेटा, अगर मैं पूछूं ये व्यक्तिगत होता है तो बिल्कुल सही है, तो हमारा औपचारिक कौन सा हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, औपचारिक जो होता है वो संस्थागत होता है, ये नया क्वेश्चन आपके लिए ध्यान रखना है, जैसे यहां पर आया ना, ये ध्यान रखना है। अनौपचारिक जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है, और हमारा जो औपचारिक है वो क्या हो जाएगा, संस्थागत हो जाएगा। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्लियर है आपको? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 का आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, लिमिटेड इन स्कोप, या बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन अधिकार प्रत्योजन का महत्व होगा?
ठीक है। जब आप जो है वो हमारे संगठन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो तीन बातें हमारे सामने और आती है। एक होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके अलावा हालांकि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं, उत्तरदायित्व को भी समझते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछना, पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकार प्रत्यायोजन का महत्व है। अधिकार प्रत्यायोजन का मतलब अधिकारों का भारार्पण, या और क्या कह सकते हैं हम अधिकारों के प्रत्यायोजन को, तो मैंने आपको बताया था प्रतिनिधायन भी बोलते हैं इसको, अधिकारों का प्रतिनिधायन। हिंदी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, इंग्लिश के अंदर तो डेलीगेशन ही रहेगा हमारा। तो बताइए कि इनमें से कौन सा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपोर्टेंसी होगी। क्वेश्चन नंबर 50, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, सही देख लेते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। अधीनस्थों का उच्च मनोबल होता है और अधीनस्थों में पहल का विकास होता है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यस, डी इज द राइट आंसर। जिनके भी डी है उन सभी के आंसर सही हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें और बताऊंगा। टेक अवे ओवर वेल्थ, हमारी संपत्ति ले जाओ, ओवर होम्स, हमारे घर को भी ले जाओ, ओवर फैक्ट्रीज, एवरीथिंग बट लीव अस ओवर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूं कह रहा है कि हमारा धन, हमारे मकान, हमारा कारखाना, हमारा इस्पात, लोहा, संपत्ति सब कुछ ले जाओ, लेकिन हमारा संगठन हमारे पास रहने दो। आगे क्या कह रहा है, इन फ्यू ईयर्स वी शेल या वी मस्ट रीएस्टैब्लिश ओवर सेल्स, हम कुछ ही सालों में अपने आप को पुनः स्थापित कर देते हैं। हालांकि ये क्या है, ये संगठन के महत्व को बताने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर किसके पास जो है वो ऑथेंटिक और सही रूप में अवेलेबल है। बाकी की चीज मैं आगे बता रहा हूं आपको। हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा कारखाना, हमारा इस्पात सब कुछ ले जाओ, लेकिन हमारा संगठन हमारे पास रहने दो। ये किसने कहा था, ये संगठन के महत्व को बताता। देखो इनका कहना था कि हमारा संगठन हमारे पास रहने दो, हम कुछ ही वर्षों में अपने आप को वापस क्या कर देंगे, रीस्टैबिल्ड कर देंगे, रीबिल्ड कर देंगे। ये एंड्रयू कार्नेगी का, यस, जिनका भी आंसर एंड्रयू कार्नेगी है उनका आंसर सही है। अब मैं इसकी डिटेल बताता हूं। ये स्टेटमेंट 1901 में कहा था। 1901 में जब एंड्रयू कार्नेगी ने अमेरिकन इस्पात कमेटी, अमेरिकन इस्पात जो है वो कंपनी थी, इस्पात यानी लोहा आयरन कंपनी, अमेरिकन इस्पात कंपनी थी, इसको बोलेंगे अमेरिकन आयरन इंडस्ट्री, यानी बोल दो कंपनी। तो एक्चुअल में क्या होता है सुनिए, एंड्रयू कार्नेगी ने 1901 में जब एंड्रयू कार्नेगी ने अपना बिजनेस अमेरिकन इस्पात कंपनी को दिया था, उन्होंने कहा कि हमारे धन, हमारी संपत्ति, हमारा कह सकते हैं कि मकान, हमारा इस्पात हो सकता है, हमारा स्ट्रक्चर, सब कुछ ले जाओ, लेकिन मेन चीज हमारे रहने दो। स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर वो संगठन से मैं नहीं कह रहा हूं, उनका कहना था कि सब कुछ ले जाओ, केवल हमारा संगठन हमारे पास रहने दो, हमारा ढांचा जो हमने खड़ा किया वो रहने दो, हम कुछ ही सालों में पुनः अपने आप को उसी कंपनी के रूप में स्थापित कर लेंगे। तो ये संगठन के महत्व को दर्शाने वाला हमारा जो है वो स्टेटमेंट था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड्रयू कार्नेगी का। 1901 भी याद रखना। अब एक चीज और नई सीख लो, शायद जिसको नहीं पता हो, 1901 में ये स्टेटमेंट कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार, चेस्टर आई बर्नार्ड की सबसे पहले बात करते हैं कि कहां जिक्र होता है। तो चेस्टर आई बर्नार्ड की एक विचारधारा है संगठन के अंदर, आगे जब पढ़ते हैं उसको बोलते हैं व्यावहारिक विचारधारा। चेस्टर आई बर्नार्ड की एक विचारधारा है जिसको बोलते हैं व्यावहारिक विचारधारा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, सी आई बर्नार्ड कहते हैं इनको। इनका आगे भी लीडरशिप के अंदर भी, लीडरशिप स्टाइल के अंदर इनका योगदान आता है। तो चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार कुछ बातें लिखी हुई है। क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द मॉडर्न एज, संगठन आधुनिक युग के लिए आवश्यक है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड मेथड, संगठन रोजगार प्रधान पद्धति है, संगठन एक प्रणाली है, या यूं कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए और आराम से ढंग से पढ़कर इसका आंसर हमें आप जो है वो यहां पर दीजिए। यस, आप सही कह रहे हो, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस, मतलब संगठन की संरचना के ऊपर फोकस किया गया था, बाकी सब कुछ ले जाओ, उन्होंने ये कहा। चलिए क्वेरी है उसको भी सोल्व कर देते हैं पहले। अंकित जी कह रहे हैं सर ग्रेजुएशन में तो प्रोफेसर ने तो हमें इसे ह्यूमन रिसोर्स एंड पीपल मैनेजमेंट के रिलेशन में बताया था, ये एंड्रयू कार्नेगी रिविजन को प्लेस में करें। देखिए एक्चुअल में तो ये संगठन के अंदर ही आई थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके प्रोफेसर ने जो बताया वो गलत हो सकता है कि इसको एचआरएम के अंदर भी कोरिलेट कर दिया गया हो, एचआरएम के अंदर भी कोरिलेट, क्योंकि एक्चुअल में ये संगठन की संरचना, लेकिन संगठन होता किससे, व्यक्तियों का ही संघ बनता है, संगठन में व्यक्तियों का ही तो समूह होता है, अल्टीमेटली वो सही है, लेकिन मोर इफेक्टिव जो होता है, मोर अप्रोप्रिएट इसका आंसर है वो संगठन के अंदर इन्होंने बताया था, संगठन की महत्ता को लेकर। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमें अभी करने होंगे। तो पुनः आ जाते हैं हम वापस अपने
क्वेश्चन नंबर, हाँ मैं यूनिक वो सही नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक्चुअल में संगठन के ऊपर था कि हमारा संगठन हमारे पास रहने दो। बिल्कुल मैंने पूरा डीपली देखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए सीआई बर्नार्ड के अनुसार बताइए, तो मैं आपको बता दूं ये सारे सही है। ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द मॉडर्न एज, संगठन आधुनिक युग के लिए बहुत संगठन है, अभी हमने महत्व देख लिया। वैसे भी संगठन रोजगार प्रदान पद्धति, ये भी सही है। और संगठन एक सिस्टम के रूप में काम करता है, सिस्टम की एक प्रणाली होती है, और संगठन में जनरली ओपन सिस्टम होता है, यानी खुली प्रणाली के रूप में काम करता है। ठीक है, क्योंकि संगठन बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है, और बाह्य वातावरण से संगठन को बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं वो भी बताते रहिएगा साथ का साथ। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेट पीपल फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। हु सेड दिस, प्रबंधन का कार्य अधिकतम निष्पादन के लिए व्यक्तियों को संगठित और प्रेरित करना है। ठीक है, मैंने हर तरीके से संगठन में क्वेश्चंस लिए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी लिए, स्टेटमेंट भी लिए, मैंने ट्रू एंड फेयर के रूप में भी लिए हैं, एक से अधिक वाले भी लिए हैं, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन के रूप में भी लिए हैं, और संगठन के फॉर्मेट को लिखकर भी लिए। और आगे देखते जाइए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी देखने को मिलेंगे। देखो याद तो करना पड़ेगा। मैंने डेफिनेशन कैसे याद करता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि हर डेफिनेशन के कुछ कीवर्ड ध्यान में रखता हूं। मैं क्या करता हूं, हर डेफिनेशन के कुछ कीवर्ड ध्यान में रखता हूं, ताकि उन कीवर्ड को आते ही पता लगा देते हैं। जैसे एंड्रू कार्नेगी आते ही मुझे पता है हमारा धन संपत्ति सब कुछ, ये लाइन आई और आंसर एंड्रू कार्नेगी हो जाएगा। इसमें यहां पर क्या ध्यान रखना है, इन्होंने कहा कि अधिकतम निष्पादन के लिए व्यक्ति को संगठित करना है, तो ये कितने कहा था, ये कहा था जॉनसन ने। तो 53 का आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से याद कर सकते हो आप भी। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम सीधे सीधे यहां पर चलेंगे। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, हमें एग्जाम में लिखनी थोड़ी डेफिनेशन, हम रिटन एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हमारे एमसीक्यूज पैटर्न होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से कुछ कीवर्ड्स पकड़ सकते हैं। जैसे इस परिभाषा में मैंने क्या पकड़ा था, अधिकतम निष्पादन। एक तो ये वर्ड याद रख लो बस, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस, और व्यक्तियों को संगठित और प्रेरित कर लो, बस हो गया काम आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज, हालांकि वहां पर अलग अलग रूप में आई थी, यहां पर अलग आई। मैंने आपको कहा भी था, देखो फर्स्ट स्टेप आप कितने क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपको जो एक्चुअल में है वो ध्यान में नहीं रखनी है, आपको तो इन ऑप्शंस के बेस पे बतानी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स या असाइनमेंट ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम को हो जाएगा। जैसे हमारा नियोजन भी उद्देश्यों के निर्धारण के साथ शुरू होता है, वैसे ही यहां पर अब यहां पर यह आंसर आ जाएगा। पहले जब ये क्वेश्चन आया तो उस समय हमारा मेन फोकस किसके ऊपर था, उसके ऊपर से तो हमने कहा था कि हम विभिन्न प्रकार से क्या करेंगे, कार्यों को विभाजन करेंगे। मतलब हम पहले देखेंगे कि किस किस तरीके का काम हमें करना है, और यहां पर हमने क्या देखा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं, मेजर चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी प्रबंध की कार्य हो, मैक्सिमम में उद्देश्यों का निर्धारण आता रहता है। तो जब भी आपको लगे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और अगर ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर आप पूरी तरीके से उस आंसर को चूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आंसर हो जाएगा सी। 55, अकॉर्डिंग टू डेल ऑर्डर। डेल ऑर्डर की सबसे पहले बात बताता हूं, कहां आएगी वो भी बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू डेल ऑर्डर, द आइडियोलॉजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर। डेल ऑर्डर के अनुसार संगठन की विचारधारा है। तो आप कह रहे हो कि सर ने वहां आपको बताया, वो भी सही है, क्योंकि डेल ऑर्डर यहां पर भी बात आ रही है, और डेल ऑर्डर हमारे एचआरएम में भी आता है। और डेल ऑर्डर की एक फेमस परिभाषा है, चयन की परिभाषा इनके द्वारा ही दी गई है। द डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन, डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन, चयन की परिभाषा इन्होंने दी, जिन्होंने कहा कि चयन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अभ्यर्थियों को दो भागों में बांट लेते हैं। एक वो जिनको हमें संस्था में लेना है, रिटेन करना है, और एक वो जिन्हें संस्था से पृथक करना है। मतलब आवेदकों को हम दो भागों में बांटते हैं। आज हम भी कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो जितनी पोस्ट है उनको तो फाइनल ले लेंगे, और जितने बाकी जो है वो पुनः दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि आवेदकों को दो भागों में बांटते हैं, जहां पर वे प्रार्थी जिनका चयन किया जाना है और वे जिन्हें नहीं लेना है। यह परिभाषा चयन की दी थी डेल ऑर्डर ने, और एडविन बी फिलिपो ने भर्ती की परिभाषा दी थी। नाम आया है इसलिए आपको बता दूं। अब 55 का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखो डेल ऑर्डर के अनुसार मैं आपको बताऊं तो डेल ऑर्डर की तीनों ही जगह आती है। इन्होंने दी थी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, सिस्टम और मैकेनिज्म। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। यहां पर आपको ध्यान रखना है, यांत्रिक भी बोल सकते हो या इसी को मशीन परिभाषा भी बोल सकते हो। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। द क्रेडिट फॉर शेपिंग क्लासिकल आइडियोलॉजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोज टू, संगठन की प्रतिष्ठित विचारधारा किसने दी थी।
देखो संगठन की प्रतिष्ठित विचारधारा, यहां पर मैं 2-3 चीजें और भी क्लियर करा दूं आपको ताकि आपको आ जाएगा। एक तो है संगठन की प्रतिष्ठित विचारधारा। तो प्रतिष्ठित विचारधारा तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, वही है, आंसर बताइए। इसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। एक होती है हमारी नवीन प्रतिष्ठित, इसी के अंदर आगे जो, ठीक है, और इसके अंदर आपने नाम सुना होगा, इसको हम कहते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो देखो एक बार 2 के आंसर मैं लिख लेता हूं, फिर आगे की ओर बताते रहता हूं। प्रतिष्ठित जो दी थी वो हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, वो है हमारे मूने एवं रेले ने, ठीक है, सबसे पुरानी है। फिर ये नवीन प्रतिष्ठित में आ जाएगा एल्टन मेयो। तो देखो यहां पर इस लेवल की हम तैयारी करवाते हैं जहां पर एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। फिर बात करें सर संगठन की नेक्स्ट, तो देखो एक होती है तुलनात्मक विचारधारा, इसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव, ठीक है, वो अलग अलग कलर होते हैं इसलिए मैं एक बार में लिख लेता हूं। और एक होती है व्यावहारिक, मैंने बता ही दिया था, चेस्टर आई बर्नार्ड ने दी थी, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल, ठीक है। उसके बाद होती है आधुनिक, इसको बोलते हैं हम मॉडर्न। एक बार इनको लिख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो देखो तुलनात्मक दी थी अर्नेस्ट डेल ने, ठीक है। व्यावहारिक दी थी सी आई बर्नार्ड यानी कि चेस्टर आई बर्नार्ड ने, और आधुनिक दी थी 2 जनों ने। आधुनिक 2 जनों ने दी, वापस समझ लीजिए इसको ताकि बहुत सारी चीजें आपको मैं यहां पर कवर करवा देता हूं। तो देखो अब इसमें बता रहा हूं आधुनिक के अंदर, एक तो देखो हर्बर्ट ए साइमन की तो निर्णयन विचारधारा, कौन सी विचारधारा? निर्णयन विचारधारा। हर्बर्ट ए साइमन की निर्णयन विचारधारा, समझना। और चेस्टर आई बर्नार्ड की दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हमारी हो जाएगी चेस्टर आई बर्नार्ड की। एक तो हो जाएगी हर्बर्ट ए साइमन की निर्णयन विचारधारा और चेस्टर आई बर्नार्ड की व्यावहारिक विचारधारा। इन दोनों विचारधाराओं को जोड़कर जो बनाई गई है वही हमारी आधुनिक विचारधारा है। क्या है? मॉडर्न अप्रोच है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें मैंने यहां पर क्लियर करवा दी है। तो एक ही क्वेश्चंस में और भी अभी ऑप्शंस में आ रहे हैं वो भी बताऊंगा। नौकरशाही के रूप में हमारे कौन आएंगे? ठीक है, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेट के रूप में जाने जाते हैं। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का सिद्धांत जो है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जर्मनी के थे ये मैक्स वेबर। अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहले आंसर बताइए 56 का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने यहाँ लिख ही दिया था तो आपको पता लग गया होगा। प्रतिष्ठित विचारधारा किसके द्वारा दी गई? संगठन की प्रतिष्ठित विचारधारा। तो आंसर हो जाएगा मूने एवं रेले, मूने एवं रेले। ठीक है, अब इनके अगर मैं एक एक को समझाने लगूंगा तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा कि किसमें क्या क्या कहा गया, तो उसमें हम और क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा। एक और है, संगठन की गलन विचारधारा भी है। संगठन की गलन विचारधारा ये दी थी वक्के व आर्गरिस। अगर आगे हो सकता है कि क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन की कौन सी विचारधारा यह मानती है कि कर्मचारी केवल घटक नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया के सक्रिय साझेदार है? यस, वही चीज आ गई है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन। अब जितने भी मैंने आपको अवधारणाएं बताई है, अब जितनी भी आपको मैंने अवधारणा बताई है ना, गलन शब्द का एक एक्चुअल मीनिंग होता है, मैं उसको एक्चुअल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको आगे बता दूंगा। आज आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, आ रहा है आगे नेक्स्ट, वहां आपको मैं क्लियर कर दूंगा। एक्चुअल मुझे उसका मीनिंग यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, पर मैंने आपको बता दिया गलन विचारधारा वक्के एवं जो है वो आर्गरिश के द्वारा दी गई थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आइडियोलॉजी बिलीव्स दैट एम्प्लॉइज आर नॉट जस्ट कंपोनेंट बट इंपोर्टेंट पार्टनर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक्चुअली में ये क्वेश्चन यूं कह रहा है कि संगठन की वो कौन सी विचारधारा है जो ये कहती है कि कर्मचारी केवल उत्पादन करने के लिए नहीं है, केवल उत्पादन के प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे यंत्र की तरह नहीं है, बल्कि वो एक्चुअल में उत्पादन प्रक्रिया के सक्रिय साझेदार हैं। और आप समझ चुके होंगे यहां पर कहीं ना कहीं मानवीयता के ऊपर फोकस हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? मानवीयता का। और आप सब जानते हैं जब भी मानव उपागम की बात आती है,
मानव उद्गम की नाम बात आती है तो एक ही नाम हमारे सामने आते हैं और वो है हमारे एल्टन मेयो। कौन हो जाएंगे? एल्टन मेयो हमारे सामने आ जाएंगे। और एल्टन मेयो की जो विचारधारा है उसी को कहते हैं न्यू क्लासिकल आइडियोलॉजीज। न्यू क्लासिकल आइडियोलॉजीज, तो बी आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक अर्नेस्ट डेल की हो जाएगी। आधुनिक मैंने बताई थी। चेस्टर आई बर्नार्ड की व्यावहारिक और हर्बर्ट ए साइमन की निर्णय विचारधारा दोनों मिलती है, तो ये हो जाती है। नव प्रतिष्ठित हमें दी थी एल्टन मेयो ने, ठीक है। और प्रतिष्ठित किसने दी थी? जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, मूने एवं रेले ने दी थी। बताओ क्या दिक्कत है? कंपेरेटिव मैंने बताई थी, अर्नेस्ट डेल की है। सारी चीजें बैक टू बैक कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। गलन प्रक्रिया का आगे मैं आपको जो है वो एक्चुअल मीनिंग बताता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन की आधुनिक विचारधारा के क्या लक्षण है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आइडियोलॉजी इंक्लूड्स थ्योरेटिकल एंड एनालिटिकल इन नेचर, ट्रीटेड एज कंप्लीट यूनिट, प्रेजेंट्स होलिस्टिक अप्रोच, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 58 का मुझे जल्दी से जो है एक बार आप आंसर यहां पर जो है वो दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए आप लोग फटाफट से। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं वो भी बताते रहिएगा। क्वेश्चन भी मुझे बताते रहिएगा क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। मतलब मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिए कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कवर होने वाला है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो कवर हो जाएगा। सर फैक्चुअल थॉट है, बहुत डीप है, सही कह रहे हो आप। देखो मैंने चीजें अब आप सोचो ये क्वेश्चन बहुत डीपली जाके समझ में आता है। जिन्होंने संगठन को ढंग से नहीं पढ़ा ना, उनके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये वाला, क्योंकि किसका नाम नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस को घुमा दिया कि कर्मचारी केवल घटक नहीं है कि वो प्रोडक्शन करने के लिए आए, जैसे मशीन है वैसे कर्मचारी को मशीन मत मानो। कर्मचारी उत्पादन के सक्रिय अंग है, इसका मतलब ये होता है। अगर लिखना हो तो लिख लो आप कहीं भी रजिस्टर में, कर्मचारी भी उत्पादन प्रक्रिया के सक्रिय अंग है। उनको आप ह्यूमन नेचर की तरह देखो, जैसे हम एचआरएम के अंदर मानवीय भूमिका मानते हैं, ठीक है, तो वैसे उनको समझो। तो ये दी थी एल्टन मेयो ने, ठीक है, आप सब जानते हैं। एल्टन मेयो आप सब जानते हैं कहां के हमारे, ये ऑस्ट्रेलियन है। 1880 के अंदर इनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रेलियन, देखो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलते हैं, और इनके जितने भी बुक्स है उसके अंदर आपको ह्यूमन अप्रोच, सिविलाइजेशन, इनकी जितनी भी बुक्स है, कभी याद नहीं हो तो सिविलाइजेशन शब्द आएगा, नागरिकता है ऐसा शब्द उनके अंदर इनकी बुक्स में आएंगे। स्किप नहीं करना है, आगे बढ़ना है। ये चीजें इसलिए तो कर रहे हैं हम, एनालिसिस, खुद को परिमार्जित करना है, आगे बढ़ना पड़ेगा। डर के आगे जीत है, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर चोट करो अब आप, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपको आने लग गए हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस को अच्छे लग रहे होंगे, बहुत लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं। और इन क्वेश्चन के अंदर आपकी देखना, ये क्वेश्चन जब एंडिंग में जाएंगे हम 100 तक, तब तक आपका देखना आपका संगठन अच्छे से बहुत ज्यादा लेवल पे क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन बैठेंगे भी नहीं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आइडियोलॉजी इंक्लूड्स। अब देखिए वापस नया क्वेश्चन आ गया, संगठन की आधुनिक विचारधारा के क्या लक्षण है, क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा ये वही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका तो मैंने बता ही दिया, आंसर भी सबका सही है। सैद्धांतिक और विश्लेषणात्मक भी होता है, पूर्ण इकाई और समष्टिगत होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। और ये किसने कहा, तो मैंने आपको बता ही दिया था। संगठन की आधुनिक विचारधारा किसने दी थी, तो मैंने आपको बताई थी, एक तो सीआई बर्नार्ड, इनकी कौन सी विचारधारा थी, इनकी थी बिहेवियरल यानी कि व्यावहारिक, प्लस हर्बर्ट ए साइमन, हर्बर्ट ए साइमन की कौन सी विचारधारा थी, निर्णयन यानी कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो विचारधारा बनती है उसको कहते हैं हम मॉडर्न अप्रोच। किसको रिपीट करें, इसको, इसमें मैंने बताया चेस्टर आई बर्नार्ड, सी आई बर्नार्ड की तो व्यावहारिक विचारधारा, और हर्बर्ट ए साइमन की निर्णय विचारधारा, इन्हीं का जो नया रूप है वो है संगठन की आधुनिक विचारधारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, संगठन की गलन प्रक्रिया, ये यहां पर आ चुकी है, फ्यूजन प्रोसेस इसको कहते हैं। यस, गलन शब्द का मतलब ये था, फ्यूजन प्रोसेस। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन, मैंने आपको बता ही दिया, ये हमें दी गई थी वक्के और आर्गरिस के द्वारा। कभी क्रिस भी लिखा होता है लेकिन आर्गरिस सही है, इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, वक्के एवं
बहुत कम बुक्स में इसका जिक्र होता है, ठीक है। रिपीट नहीं हुआ, मैंने उसको बेक किया था, स्लाइड्स को बेक किया था मैंने, रिपीट नहीं हुआ था, पर मैंने वो 57 पे बताया था कि यहां पर मैं पढ़ा चुका हूं, तो वही चीज मैंने आपको क्लियर की थी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो चुका है। फ्यूजन प्रोसेस जिसे कहा जाता है, वक्के एवं क्रिस भी बोल सकते हो, लेकिन सही नाम इसका ये रहेगा, वक्के एवं आर्ग्रिस। इतना डेप्थ नहीं आता, पर आपको ध्यान रखना है कि ये थ्योरी इनके द्वारा दी गई है, मान लो कभी पूछ ले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा तो आपको। बाकी मैंने बताई थी, अर्नेस्ट डेल की तुलनात्मक है, इनकी है व्यावहारिक और इनकी है निर्णय विचारधारा, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं, बार बार लिख चुका हूं स्लाइड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन की क्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रभावित करने वाले घटक और शक्तियां कहलाते हैं। द एलिमेंट्स एंड फोकस, द एलिमेंट्स एंड फोर्सेज डायरेक्टली अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर कॉल्ड टास्क इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट या माइक्रो इन्वायरमेंट। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए। 60 क्या कह रहा है, संगठन की क्रियाओं को, जब देखो एक्चुअल में बात हो रहा है क्रियाएं, जब हम क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तो वो घटक हमारे टास्क एनवायरमेंट कहलाते हैं। सीधी सी बात है, टास्क का मतलब होता है कार्य, टास्क का मतलब क्या होता है, यहां पर जो है वो कार्य। हाँ वो लाएंगे बिल्कुल, अभी चैप्टर वाइज कर रहे हैं, वो भी हम बिल्कुल लाएंगे, उसके लिए भी टाइम है हमारे पास। टास्क यानी कार्य या क्रिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 का ए ऑप्शन। संगठन एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें सम्मिलित है, संगठन एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें क्या सम्मिलित होता है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, ठीक है। इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन, आउटपुट एंड मैनेजमेंट, स्टैटिक एंड प्रोग्रेसिव सिस्टम, मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स या कॉपरेशन एंड एम्प्लॉइज एंड अदर्स। तो देखो संगठन एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, इनपुट भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, आउटपुट एंड मैनेजमेंट। सही आंसर इसका है। अगर किसी को लगता है कि सर डी ऑप्शन है, देखो बी और सी तो वैसे भी नजर आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं। किसी को लगता है सर कर्मचारी, तो कर्मचारी यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे, जो कर्मचारी है ना वो यहां पर वैसे भी क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 61 का डी ना होगा, ए होगा। एक्चुअल में आप क्वेश्चन को क्या समझ रहे हैं मैं आपको बताऊं, आपका आंसर डी है। अब मैं बताऊं इसमें डी क्यों नहीं हुआ, मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि संगठन एक सामाजिक प्रणाली है, सामाजिक प्रणाली में आते हैं व्यक्ति, लेकिन वो क्या कह रहा है जिसमें सम्मिलित है, और क्या इंक्लूड होगा, तो इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन, आउटपुट एंड मैनेजमेंट, ये चीजें इसमें आ जाएगी 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठन संरचना का आशय है, डिटरमिनाइंग एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, उपक्रम की संगठन, समग्र संगठन व्यवस्था तय करना, गेटिंग डन वर्क बाय पीपल, लोगों से कार्य करवाना, इंटर रिलेशनशिप ऑफ पर्संस, व्यक्तियों के बीच अंतर संबंध, या हम यूं कह सकते हैं कि डिवाइडिंग वर्क अमंग डिपार्टमेंट्स, कार्यों को विभागों में बांटना। जल्दी से आंसर दीजिएगा यहां पर। बिल्कुल अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल आपको भी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। सभी को गुरु पूर्णिमा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नमस्ते, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सभी का स्वागत है, निधि जी गुड इवनिंग, बिल्कुल। निधि जी कह रहे सर हमें भी क्लास में ज्वाइन करना है, मतलब आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। देखो ये टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है, तो आपको बिल्कुल टेस्ट सीरीज हमारी जो है वो परचेज करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो निधि जी बिल्कुल डेली टाइम पे हमारी यही क्लासें होती है, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे सारे स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं। साहिल जी आप भी कभी कभी बीच में आते हैं, अंकित जी भी रेगुलर बने हुए हमारे साथ, शिवम जी हैं, ठीक है। अजय जी आप भी एक दो दिन भी पहले बीच में नजर आए, उसके बाद नहीं आए, तो आप रेगुलर बेसिस पर क्लास को जो वो अटेंड कीजिए। क्लास में कहाँ तक कोर्स हो गया, देखो ऑलमोस्ट हमारा ये सब हो चुका है, इसलिए हम इसकी टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, ठीक है। यूके ट्रिपल एस एडू की टेस्ट सीरीज हम बाद में लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए भी हमारे ऊपर अभी काम चल रहा है, तो वो भी हम जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज का आज का टाइम वही टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम ही रहेगा ना, 7 बजे। सेम टाइम ही हमारा रहने वाला है।
अच्छा, अजय जी का टाइम हो चुका टेस्ट का। निधि जी कह रहे हैं सर आपने क्लास भी लगाई क्या? देखो अभी तक तो हमारे इस पे अभी हम जो है वो टेस्ट सीरीज के ऊपर ही काम कर रहे हैं। इसका कोर्स हो चुका हमारा, ऑलरेडी क्लासेस हमारी हो चुकी है। अकाउंट्स का आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, यहाँ पॉसिबल नहीं होगा मेरे हिसाब से। अकाउंट्स का आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, ओवरऑल हम नहीं दे सकते हैं, वो भी सही बात है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप सबके सामने है हमारा 62, संगठन संरचना का आशय क्या होगा? 62 का आंसर दीजिए। संगठन संरचना का एक्चुअल में आंसर जो है वो ओके, ठीक है। चलो उस पर बात करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिटरमाइनिंग एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, गेटिंग वर्क डन बाय पीपल, इंटर रिलेशनशिप ऑफ पर्संस या डिवाइडिंग वर्क अमंग डिपार्टमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 62। तो आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करें, संगठन संरचना का एक्चुअल आंसर मतलब क्या होता है। देखो लोगों से कार्य करना है तो प्रबंधन का भाग है, व्यक्तियों के बीच अंतर संबंध भी हम नहीं कहेंगे। अब बचे हमारे सामने यहाँ पे, तो संगठन की संरचना जब भी शब्द आता है तो ये अपने आप एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। क्या है? संगठन की संरचना जब भी शब्द हमारे सामने आता है तो ये कोई छोटा वर्ड नहीं है, ये हमारे सामने कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। मतलब ये अपने आप एक बड़ा शब्द है, विस्तृत शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिटरमाइनिंग एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, उपक्रम की समग्र संगठन व्यवस्था को तय करना। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन की ऐसी संरचना व्यक्तियों और समूहों के बीच के संबंधों को दर्शाती है, ये किसने कहा था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, हु सेड? लुथांस, अल्बर्ट विक्सबर्ग या नन ऑफ द अबव, या किसी ने नहीं कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीधा आंसर है इसका, और ये कहा था हमें विक्सबर्ग ने। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, विक्सबर्ग जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए, वाइल डिजाइनिंग स्ट्रक्चर अथॉरिटी लिमिट्स एम्प्लॉइज स्किल्स स्पेशलाइजेशंस कॉस्ट एंड कम्युनिकेशन शुड बी कंसीडर्ड, हु शेयर्ड दिस स्टेटमेंट? संरचना निर्धारण में अधिकार, योग्यता, विशिष्टीकरण, लागत, संप्रेषण पर विचार होना चाहिए, यह किसने कहा था? न्यूमैन एंड समर ने, हर्ले ने, मैकफॉर्लेन ने या डेविस ने, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी ऐड किए ताकि जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सके। जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किए। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूमैन एंड समर। जनरली न्यूमैन के साथ जो है वो समर का नाम चलता रहता है, तो कभी कभी इनके साथ अगर ये नाम भी आ जाए तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूमैन समर की बहुत सारी जगह अलग अलग परिभाषा है। कम्युनिकेशन के अंदर इनका बहुत ज्यादा योगदान है, कम्युनिकेशन के ऊपर भी इनकी डेफिनेशन आती है न्यूमैन एंड समर की, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर, संगठन संरचना के स्वरूप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, रेखा और कर्मचारी संगठन, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट यानी कि क्रियात्मक एवं परियोजना संगठन, मैट्रिक्स एंड कमिटी ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, संगठन संरचना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे संगठन के अंदर एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे ही आते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फंक्शनल हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा और कमिटी आ जाएगा, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। और इनफॉर्मल मतलब इसका कोई प्रारूप नहीं है, जो स्वतः या सामाजिक संबंधों के आधार पर बनता है, तो ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है तो इन्हीं के सम्मिलित, इन दोनों को मिलाकर जो संगठन बनता है उसको कहते हैं हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के फायदे दोनों एक ही संगठन में मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं हम उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें भी साथ के साथ आपको ध्यान में रखनी है, सीखनी है। क्लियर है आपको? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर? निम्नलिखित में से कौन सा विभागीय संरचना की एक कमी नहीं है? इट इज एन एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर टू मेंटेन सिंस देयर मे बी a duplication of activities across products, all functions related to a particular products are integrated in one department, conflict may arise among different divisional heads due to different interest states, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है
और वो कह रहा है कि अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू मैनेजर्स टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन में लीड टू अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेज। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 66 और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ये कह रहा है कि कौन सा विभागीय संरचना की एक कमी नहीं है, मतलब इसका मतलब 3 कमी है और एक कमी नहीं होगी। यह बनाए रखने के लिए महंगी संरचना है क्योंकि उत्पादों में गतिविधियों की पुनरावृत्ति हो सकती है, ये इसकी बिल्कुल कमी होती है। विभागीय संरचना में क्या होता है, अलग अलग विभाग होते हैं तो खर्चे ज्यादा होते हैं, कॉस्ट ज्यादा आते हैं। ये कह रहा है कि महंगी संरचना है, बिल्कुल सही है, ये इसकी कमी नहीं है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है सॉरी ये कमी है, कहने का मतलब क्या है, कमी कौन सी नहीं है, तो ये तो कमी है, ये महंगी होता है, ये कॉस्टली होती है। ठीक है, आज आप भी सोचो, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपने 10 डिपार्टमेंट बना दिया, एक छोटी सी फर्म में 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, 10 कंप्यूटर हैं, 10 प्रिंटर्स हैं, सिस्टम अलग अलग बना रखा है, तो आप मुझे बताओ क्या वो खर्चीली पद्धति नहीं होगी? होगी, तो ये तो इसकी कमी हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, किसी विशेष उत्पाद से संबंधित सभी कार्य एक विभाग में समाहित हो जाते हैं, ये इसकी कमी नहीं है। कभी कभी ये भी हो सकता है, तो बी इसका सही आंसर है। विभिन्न हितों के कारण विभिन्न प्रभु के भी संघर्ष हो सकता है, ये भी सही है। अलग अलग डिपार्टमेंट है तो कंफ्लिक्ट यानी कि संघर्ष होना स्वाभाविक है, ये भी कमी हो जाएगा। और किसी विशेष प्रभाग से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रबंधकों को दी गई शक्ति से अवांछनीय परिणाम, ये बात भी सही हो सकता है। आंसर जो है वो इसका सटीक हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया में पालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम पहचानना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, डिपार्टमेंटलाइजेशन, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये कह रहा है कि चरण का सही क्रम है, हालांकि थोड़ी यहां पर हिंदी नहीं है पर मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है विभागीयकरण, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यानी कि जो रिपोर्टिंग संबंध होते हैं उसकी स्थापना करना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज उन्हें कर्तव्य जो है वो सौंपना यानी कि उनकी ड्यूटी सौंपना, या आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क पहचान और हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य का विभाजन। इसके बेस पे बाकी के सब हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें सही स्टेप में आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क बिल्कुल ये हो जाएगा, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, अलग अलग विभागीकरण करेंगे, फिर हम उनको ड्यूटी सौंपेंगे, बिल्कुल सही है, और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यस, क्योंकि आपस में प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध विद्यमान होंगे तभी तो हम एक दूसरे के कार्यों की सही क्या कर पाएंगे, पहचान जो है वो यहां पर कर पाएंगे। चलिए तो आंसर भी देते रहिए और आंसर आपके जो है वो एग्जैक्ट यहां पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर सही सीक्वेंस क्या रहेगी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज हो जाएगा एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। तो बी के अंदर जो हमारी सीक्वेंस है वो सही रूप में हमारी जो है वो यहां पर कवर हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बिल्कुल, राधे राधे सभी को, नमस्ते। बिल्कुल हमने यहां पर बोल दिया है। देखो क्वेश्चंस में क्या, मैं थोड़ा क्वेश्चंस करवाने में खो जाता हूं, इस वजह से क्या है कि मैं थोड़ा सा बार बार कमेंट्स नहीं लिख पाता हूं, लेकिन एक बार कमेंट्स हम सबके ले लेते हैं। निधि जी का आंसर हो चुका था, सर हमें क्लास ज्वाइन करना है। आप चाहे एनपी से हैं तो आप क्लास बिल्कुल ले सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा कोर्स। यहाँ तो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। अजय जी सर टेस्ट के लिए जा चुके हैं। गौरव देवपाल जी के लिए सर अकाउंट वाले सॉल्यूशन कब से होंगे? देखो गौरव जी एक्चुअल में वो हमारे कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप सारे सॉल्यूशन कराओगे तो हम टेस्ट सीरीज क्यों लें, इसीलिए हमने क्या प्लान किया, बिजनेस के मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा लेकिन अकाउंटेंसी को आपको केवल एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो आप सभी को यही कह रहा हूं मैं, टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लीजिए, कोई ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत फायदा होने वाला है। फिर बच्चे बोलेंगे ना हमारे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली, सर आप हमें तो आप दे रहे हो, फिर मतलब क्या रहा यूट्यूब पे देने का, फिर हमें टेस्ट सीरीज क्यों लें। निधि जी कह रहे हैं हम एमपी से, बिल्कुल निधि जी आपको ये एप्लीकेशन में मिल जाएगा हमारा, और आप इस एग्जाम को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी के अंदर वर्ग 1 का ले सकते हैं निधि जी आप, वर्ग 1 कॉमर्स का चल रहा है। ठीक है, साहिल जी कह रहे हैं, अंशु जी, साहिल जी, कार्टून किंग जी, सभी का स्वागत है जो हमारे साथ लास्ट में जुड़ रहे हैं। अंशु जी कह रहे सर एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल अक्षु जी, राधे राधे, जय श्री राम, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। निधि जी कह रहे सर आंसर्स नहीं आ रहे हैं, किसके आंसर नहीं आ रहे हैं? आंसर सारे दे रहा हूं मैं। शैलेंद्र जी, अंकित जी, गौरव जी, निधि जी, क्लास कब से स्टार्ट हुई है? देखो हो चुकी है हमारे एप्लीकेशन पे, ऑलमोस्ट हो चुकी है, कोई रिमेनिंग पार्ट होगा तो वो चल रहा है, तो आप बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल आपको मिल जाएगा निधि जी एप्लीकेशन पर। देखो जो क्लासें हो चुकी है वो ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड के अंदर ही मिलेगी अब तो, क्योंकि इसके जो कोर्स हमने कराया ना उसकी क्लासें हमारी हो चुकी है। ये यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। अभी जो मैं और क्लासेस करवा रहा हूं वो यूके ट्रिपल एस सी एडीओ का है,
वो कोर्स आप ले सकते हैं। एग्जाम उसका अक्टूबर में होगा और उसकी टेस्ट सीरीज की भी हम काम कर रहे हैं, तो वो हम देने वाले हैं। गौरव जी कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर आप। थैंक यू सो मच गौरव जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके इस ग्रीटिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी सेशन को लाइक कर दीजिए अगर दिल से सभी को क्लासेस अच्छी लग रही। और आज गुरु पूर्णिमा है, ये तो मैं अपने आपको गुरु नहीं कह सकता, मैं तो आपका भाई हूँ, फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ, ठीक है। गुरु तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन मैं आप सबसे थोड़ा बहुत भी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप इस क्लास को आज सभी जो है वो एक बार अपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, बिल्कुल प्लीज, तभी मैं 68 क्वेश्चन पे आऊंगा। एक बार जल्दी से सभी क्लास को जो है वो अपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। इस क्लास के अंदर मुझे नंबर ऑफ व्यूज चाहिए, कम से कम मैं चाहता हूं कि 2 से 3 हजार व्यूज हमें इस क्लास के अंदर अभी जो है वो आगे 1 घंटे के अंदर मिल जाए, ठीक है। जल्दी से एक बार क्लास को सभी शेयर कर दीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। यही गुरु दक्षिणा आज के लिए मेरे लिए जो है वो होगी, बिल्कुल जल्दी से प्लीज। निधि जी, अंकित जी, गौरव जी, कार्टून जी, अंकित जी, शैलेश जी, निधि जी, अक्षु जी, जितने भी नाम जो मैं ऊपर नहीं ले पा रहा हूं, सभी एक बार जल्दी से इस क्लास को जो है वो अंकित जी, निधि जी, गौरव जी, शिवम जी, ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स है ऊपर, एक बार जल्दी से इस क्लास को जो है वो अपने अपने जो है वो व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच निधि जी, आपके भी इस ग्रीटिंग्स के लिए, ठीक है। बाकी कोर्स संबंधी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बोल सकते हैं, बोलना कि ललित सर से क्लास में बात हुई थी और आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर उस कोर्स को देखिए, पहले समझ में आए तो ही आप उसका पे कीजिए और फिर क्लास कोर्स को लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय भी हमारा हो रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारा हो चुका था, 68 हो चुका है ना, अच्छा 67 हो चुका है। अब आते हैं हम 68 की ओर, चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक संरचना की एक कमी नहीं है, ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपको बताया था ये किसने दिया था, ये दिया था FW टेलर ने। किसने दिया था, FW टेलर ने। चलिए, ये इट प्लान्स मोर एम्फेसाइजिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड बाय अ फंक्शनल हेड देन एन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। इट मे लीड टू कंफ्लिक्ट टू इंटरेस्ट अमंग डिपार्टमेंट्स ड्यू टू वेरिड इंटरेस्ट। यहीं पर आंसर आ चुका है, ये कौन सी कमी नहीं है। ये यूं कह रहा है कि देखो, यह समग्र उद्यम उद्देश्यों की तुलना में कार्यात्मक प्रमुख द्वारा अनुसरण किए गए उद्देश्यों पर जोर देता है। यह तो बिल्कुल सही बात है, कमी नहीं है ना, यस। विभिन्न हितों के कारण विभागों के बीच हितों के टकराव की संभावना हो सकती है। यह व्यावसायिक विशेषीकरण को जन्म देता है। यह कार्यात्मक रूप से विभाजित विभागों के समन्वय कटने का कारण बन सकता है। देखो, डी तो क्लियर दिख रहा है, डी के तो कमी है, क्योंकि समन्वय की कमी होती है या अनुशासन टूटता है, तो डी तो कमी है। वो कह रहा है कमी नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, तो डी के अंदर तो कमी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पहले क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब कमी नहीं है तो पहला वाला भी अच्छा है, ए के अंदर भी कोई कमी नहीं है। देखो आप, क्वेश्चन को समझना, कमी नहीं है तो बी के अंदर जो है वो कमी हो जाएगी, यस, सीधा आंसर मिल जाएगा। मैं भी उसको ऑपोजिट देख रहा था, कार्यात्मक संरचना की एक कमी नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये कमी है कि यह समग्र उद्देश्यों की तुलना में केवल कार्यात्मक प्रमुख के ऊपर ही ध्यान देता है, और इसलिए यह कमी हो जाती है, समग्र उद्देश्यों की ओर ध्यान नहीं दे पाता है, तो यह केवल एक इसी काम के लिए होने की वजह से यह कमी हो जाएगी, ठीक है। और विभिन्न हितों के विभागों के बीच चिवराकों की संभावना हो सकती है, यह कमी है, यस, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही है, बिल्कुल सही आंसर लगाया मैंने, क्योंकि ये कह रहा है कमी है, यही कमी है, और हम कह रहे कमी नहीं है, तो ये कमी है, तो इसके अंदर जो है वो यहां पर बाकी देखो ये कमी नहीं है। अरे इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है, वापिस चलिए वापिस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक संरचना की कमी नहीं है, कार्यात्मक रूप से विभाजित विभागों के बीच समन्वय घटने का कारण बन सकता है, ये तो कमी हो गई, ठीक है। तो ये तो कमी है, हमें कमी नहीं है वो ढूंढना है। यह व्यावसायिक विशेषीकरण को जन्म देता है, यूं देखा जाए तो ये भी कमी का पार्ट नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी टर्म को लेकर के यहाँ पर फ्रेमिंग थोड़ी सी, क्योंकि एक से अधिक चीजें भी इसमें नजर आ रही है इस क्वेश्चन में, अगर ढंग से देखा जाए तो 68 के अंतर्गत, ठीक है। 68 की अगर मैं बात करूं तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को मैं एक बार देख लेता हूं पूरी तरीके से, कहां पर जो है वो चीजें मिसमैच हो रही है। चलो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ते हैं। पहली स्टेप्स, ठीक है, कमी नहीं है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। देखो, यह समग्र उद्देश्यों की तुलना में कार्यात्मक प्रमुख द्वारा ही अनुसरण किए गए उद्देश्यों पर जोर देता है, तो सीधा आंसर मिल गया, यह तो कमी है, बात खत्म। ये भी कमी है, मतलब ए और डी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ऐसे ढंग से आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। ए और डी तो आंसर हो नहीं सकता। अब कह रहा है कि विभिन्न हितों के कारण विभागों के बीच टकराव की संभावना हो सकती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, अब समझ में आया मुझे। तो ये भी क्या है,
ये भी कमी हो जाएगी। तो आंसर क्या बना, ये विशेष स्टाफ सदस्य होते हैं और साथ में विशेषज्ञ भी होते हैं, और विशेषज्ञ जो है वो यहाँ विशेषीकरण हमें देखने को मिलता है। और वैसे भी जब लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है तो वो हमारा ये बन जाता है। अब आंसर बिल्कुल सही हो गया, कोई फ्रेमिंग मिस्टेक नहीं थी। एक्चुअल में मैं खुद ही क्वेश्चंस को जो है वो पहले कमी नहीं है क्वेश्चन में, और फिर उस क्वेश्चन को अपोजिट वे में समझना होता है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन हमारे लिए समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक बार जल्दी से बताइए क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 68, जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य, यहां पर थोड़ा सा लक्ष्य कर दो, इसको कर दो टारगेट या गोल। टारगेट हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ अरेंजिंग फॉर 5-day कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स। ये कह रहा है कि लक्ष्य को विदेशी प्रतिनिधियों के लिए 5 दिवसीय सम्मेलन की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया। एक्चुअली नाम है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हूं यार चीजों के अंदर स्पीडली। ये लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य नाम का एक लड़का है, यूं आप समझ लीजिए, ये है लक्ष्य। लक्ष्य को हमने क्या किया, विदेशी प्रतिनिधियों के लिए 5 दिवसीय सम्मेलन की एक व्यवस्था को करने का कार्य सौंपा गया। तो ये प्रबंधन का कौन सा कार्य किया जा रहा है, एक मैंने इसको प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को बनाने का क्वेश्चन किया है। तो आप समझ चुके होंगे, जब भी हम कोई विभागों के रूप में या किसी सम्मेलन की व्यवस्था करने का काम देते हैं, ये शब्द जब भी आ जाता है ना, वो हमारा डायरेक्टली किससे जुड़ जाता है, इससे। अब आप बोलेंगे सर ये प्लानिंग क्यों नहीं हुई, सबको डाउट लग रहा होगा। अरे प्लानिंग तो उन्होंने सौंपा, तो उन्होंने प्लानिंग कर ली है, हम उसको आगे के काम के लिए दे रहे हैं, तो ये संगठन संरचना का भाग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, यह विभिन्न पदों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो जल्दी जल्दी चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों के व्यवहार के मानक समूह मानदंडों से भिन्न होते हैं, वैसे देखा जाए तो आंसर हमारा यही क्लियर हो गया है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यही नहीं होगा, व्यवहार की बात नहीं होगी। इससे शीर्ष प्रबंधन द्वारा जानबूझकर, बिल्कुल सही है, थोपा जाता है हमें, बिल्कुल सही है। और कर्मचारियों के बीच पारस्परिक संबंधों पर कम जोर देता है, पारस्परिक संबंधों पर जोर नहीं देता है, ये तो योग्यता पर जोर देता है। तो ये संबंधों पे कौन जोर देता है, ये तो हमारा अनौपचारिक देता है, तो ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं होगी, अगेन क्वेश्चन उसी तरीके का पूछा है। गलतियों के लिए उत्तरदायित्व तय करना आसान होता है, औपचारिक में होता है। स्केलर कमांड चेन का पालन होता है, बिल्कुल सही है। ए और बी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ए, सी क्या कह रहा है एक बार देखो, 71 के अंदर सी देखो, यह संगठनात्मक लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति, बिल्कुल सही है। औपचारिक संगठन की वजह से तो इस संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाती है, संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, बी और सी बिल्कुल सही है। यह जानकारी के तेजी से प्रसार, ये तो हमारा इंफॉर्मल का होता है दोस्तों, ये तो हमारा इंफॉर्मल का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिनका भी आंसर डी है उन सभी के आंसर यहां पर सही हो जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि औपचारिक संगठन की कमी नहीं है, औपचारिक संगठन की कौन सी कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने, यह प्रतिक्रियात्मक विलंबन का कारण बन सकता है, ये सही है, क्योंकि इसमें औपचारिकताएं होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, प्रशासनिक क्रिया ज्यादा होती है, हर स्टेज पर आपको दूसरों से रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है ना, तो इस वजह से ये तो कमी है। यह अफवाहों के प्रसार का कारण बन सकता है, अरे ये तो फॉर्मल, इसकी इनफॉर्मल की आंसर मिल गया हमें, बी ऑप्शन। ये कौन सी है, तो ये अनौपचारिक संगठन की हो जाएगी, ये अनौपचारिक संगठन के कारण बनेगा। बाकी कठोर नीति का पालन करते हैं, ये तो कमी नहीं है, इसमें जरूरी है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है। इस बार अनौपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है ये बताना है, इसका मतलब 3 विशेषताएं हैं। यह औपचारिक संगठन के भीतर उत्पन्न होता है, व्यवहार के मानक समूह मानदंडों से विकसित होता है, कमांड की स्केलर संकलन का पालन नहीं किया जाता है, इससे प्रबंधन द्वारा जानकारी बन जाता है। आंसर वैसे मिल गया, देखो औपचारिक संगठन के भीतर ही होता तो संस्था में ही है ना, तो 73 में आपको क्या ध्यान रखना है, संस्था के भीतर होता है, ये सही है। व्यवहार के अनुरूप होता है, ये भी सही है। कोई स्केलर सिस्टम नहीं होता है, कोई रिपोर्टिंग फॉलो नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ये कह रहा है कि जानबूझ के बनाया जाता है, ये गलत हो जाता है। अरे अनौपचारिक तो हमारा स्वतः बनता है, स्वतः सामाजिक संबंधों से बनता है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए 74 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है। अगेन क्वेश्चन उसी तरीके का, यह जानकारी के तेज प्रसार और शीघ्र प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है। सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह भी सही है। ऐसे समझना पड़ेगा बार बार, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप प्रखर हो जाओगे। थर्ड को सी ऑप्शन देखिए, यह औपचारिक संगठन की कमियों को पूरा नहीं करता है। देखो ये करता है, ऐसा नहीं कह सकते। कभी कभी अगर आप सोचो, अगर ये कमी को पूरी नहीं करता तो क्या कौन संगठन के अंदर एक बॉस या अधिकारी अनौपचारिक संगठन को पनपने देता, बताओ आप। इसका मतलब उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं जरूरी है,
ये बेक में बहुत जरूरी होता है। औपचारिक संगठन की कमी को ये पूरी करता है, ठीक है ना। आप सोचो, जैसे मान लो, इसको एक समझाता हूं, जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय के ऊपर वर्क प्लेस पर कार्य का भार है, वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है, कार्य का लोड है, और लंच के दौरान उसके कलीग से थोड़ी उन्होंने हंसी मजाक करी, बात करी, खाना खाते हुए उन्होंने अपने आप के काम को शेयर किया, ऐसे कोई भी बात करी, तो उनसे क्या होता है, उनका मन हल्का होता है, उनको थोड़ा इजी फील होता है। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल उस पर बात करते हैं, सारा बताता हूं मैं, ऐप के बारे में बताता हूं बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करें, ये कमी को पूरा नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्टली डी करके आ जाते हैं, कौन सी विशेषता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा। ये विशेषता नहीं होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक संगठन की कमी नहीं है, इसका मतलब 3 कमी है, एक कमी नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक संगठन की कमी नहीं है, यह अफवाहों के प्रसार का कारण बनता है, बिल्कुल कमी है। संरचना और कार्य को अधिक महत्व देता है, सोचिएगा। संगठन में परिवर्तनों के क्रियान्वयन को प्रतिबंधित कर सकता है, और यह सदस्यों पर समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने के लिए मानसिक दबाव डालता है। 75। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बी है ना, बी हो जाएगा, बी कमी नहीं होता है, बाकी सारी कमी हो जाएगा। कमी नहीं है तो बी हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए 75 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधान का तत्व नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिनिधिकरण। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया, इसी को बोलते हैं अधिकारों का प्रतिनिधान, इसी को बोलते हैं अधिकारों का प्रत्यायोजन, इसी को बोलते हैं अधिकारों का भारार्पण। ये सारे पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है किसके, डेलीगेशन के। अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का कौन एलिमेंट नहीं है, तो देखो उत्तरदायित्व होता है, अथॉरिटी होती है, जवाबदेही होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, डी ऑप्शन। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर हो जाएगा डी। 77, यह स्थापित स्केलर श्रृंखला जो हेनरी फॉल के अंदर हम पढ़ते हैं, 9वां प्रिंसिपल, मतलब अथॉरिटी जो फ्रॉम ऑफिसर्स टू सबऑर्डिनेट्स, टॉप टू बॉटम, यह स्थापित स्केलर श्रृंखला से उत्पन्न होता है जो संगठन की विभिन्न नौकरी स्थितियों और स्तरों को जोड़ती है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 77 का आंसर हो जाएगा, बताइए, उत्तरदायित्व, अधिकार, जवाबदेही। तो आंसर बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। 78, द ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम, अधिकारों का प्रभाव होता है। तो आप सब जानते हैं अधिकार हमेशा क्या होते हैं, टॉप से लगाकर बॉटम तक होते हैं, यानी कि ऑफिसर से लगाकर सबऑर्डिनेट्स तक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, टॉप टू बॉटम। यस, बी इज द राइट आंसर। और बॉटम टू टॉप क्या होता है, बॉटम टू टॉप में शिकायत होती है, हमारी कंप्लेंट्स होती है, और हमारे सजेशंस हो सकते हैं, सुझाव। और भी आप कोई चाहो तो अधिकारी को अपने बारे में अपना नई योजना बता सकते हो। तो बॉटम टू टॉप में इसको नहीं करना है, बॉटम टू टॉप में तो हमारे शिकायतें, सुझाव हो जाएंगे। और अथॉरिटी की बात करें तो वो हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। तो आंसर हो जाएगा 78 का बी ऑप्शन। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 79, द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे जैसे हम प्रबंधन पदानुक्रम में ऊपर जाते हैं, अधिकार का क्षेत्र क्या होता है, बताओ, बढ़ता है, घटता है, क्या बढ़ता है या घटता है या समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए 79 का। तो आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम प्रबंधन पदानुक्रम में ऊपर जाते हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारा टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा अधिकार का क्षेत्र क्या होता है, अधिकार का क्षेत्र क्या होता है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के देना। अरे अधिकार का क्षेत्र बढ़ता है, ऊपरी लोगों को ज्यादा अधिकार होते हैं, ये बात आप सब जानते हैं ना। ऊपरी लोगों की सैलरी ज्यादा होती है, टॉप लेवल पर बैठने वालों की सैलरी ज्यादा होती है, कमीशन इनका ज्यादा होता है, या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन्हीं को मिलता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम मेंबर्स है उसके अंदर ये कवर होते हैं। कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन होते हैं, ये KMP कहलाते हैं, ये KMP होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन, मुख्य प्रबंध के अधिकारी होते हैं। तो आप समझो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पता है, बहुत सारे इस क्वेश्चन को भी गलत किया होगा। क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो समझ जाते हैं यहाँ पर स्तूपाकार की बात हो रही है। अरे हम इस ट्रायंगल शेप की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब लोग कम होते हैं या कम होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लोगों की संख्या कम होती है, ग्रास लेवल पर ज्यादा होते हैं, और नॉन मैनेजर लेवल पे तो और ज्यादा होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80, it is the obligation of subordinate, it is the obligation of subordinate to properly perform the assigned duty। यह अधीनस्थ का दायित्व है कि वह सौंपे गए कार्य को ठीक से पूरा करें। ये किस बात की ओर हमारा ध्यान ले जा रहा है,
रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर दीजिए। हर क्वेश्चन का मतलब ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इस लाइन का अर्थ है कि अधीनस्थ का दायित्व है कि वह सौंपे के कार्य को ठीक से पूरा करें, यह रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले जा रहा है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये लाइन भी आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अधिकार उन्हीं को सौंपा जाए जिनके पास उत्तरदायित्व हो। ये लाइन याद रख लेना, अधिकार उन्हीं को सौंपा जाए, यानी कि अथॉरिटी असाइन टू दोज हु हैव या हु हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 आपके सामने आ चुका है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज, उत्तरदायित्व का प्रवाह कैसे होता है? इन ऑल डायरेक्शंस, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड या, ठीक है, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, सभी दिशाओं का मतलब कैसे भी यहां पर हो सकता है। बताइए जल्दी से आंसर 81 का। तो हम जानते हैं उत्तरदायित्व का प्रवाह क्या होता है, नीचे की ओर हो जाएगा, उत्तरदायित्व नीचे की ओर जाएगी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 82, अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी, कर्मचारी को दी गई अधिकार होना चाहिए, कर्मचारी को दी गई अधिकार होना चाहिए। 82, कोई डाउट हो मुझे पूछ सकते हैं, एक बार वापस क्लियर। 81 का आपको क्लियर है? 80 के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 82, 81 देख लीजिए, 81 के अंदर भी हो जाएगा, ये भी कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए 82 के अंदर बात करें, 82 में आ चुके हम, 82 का आंसर दीजिए। 82 क्या कह रहा है कि अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी, कर्मचारी को दी गई अधिकार होना चाहिए, सौंपे गए उत्तरदायित्व से अधिक, सौंपे गए उत्तरदायित्व से कम, सौंपे गए उत्तरदायित्व के बराबर, या हम कह सकते हैं कि ऑल अबव। देखो कभी भी अधिकार उत्तरदायित्व इम्बैलेंस नहीं होंगे, ये आंसर क्या बन जाएगा इसका? सी ऑप्शन, इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम। मतलब यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से सौंपे गए अधिकार और उत्तरदायित्व बराबर होने चाहिए, मतलब अधिकार और उत्तरदायित्व समान रूप से साथ साथ चलने चाहिए। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 83, यह प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनका अधीनस्थ अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाए। देखो हर तरीके क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाबदेही। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एक तरीके से हल्का सा जो है वो जो हमने 81 के आसपास पढ़ा उसी के आसपास चल रहा है। 84, जवाबदेही का प्रभाव क्या होता है? ये थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। जवाबदेही क्या होती है? तो देखो जो टॉप है ना, सॉरी, जवाबदेही है वो बॉटम के लोगों को ऊपर के लोगों को देनी पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सौंपा जा सकता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 85, चलिए जल्दी से पढ़ते हैं, हमारे आप 15 क्वेश्चन और रिमेनिंग बच रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड? 85 बताइए जल्दी से। ऑप्शन आप खुद ही पढ़ सकते हैं, बहुत इजी ऑप्शन है, छोटे ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि कौन सौंपे जा सकते हैं, तो आप अधिकार सौंप सकते हो, अपने उत्तरदायित्व या लायबिलिटी नहीं। मैं कल किसी और व्यक्ति को ये नहीं बोल सकता कि आपको इस टाइम पे आकर पढ़ाना है, मैं अपने अधिकार दे सकता हूं। जैसे मैं बोल सकता हूं किसी पर्सन को कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं और मेरी सैलरी आप मंथ बेसिस पर हमारे डायरेक्टर सर से रिसीव कर लेना, तो डायरेक्टर सर उनको दे देंगे अगर मैं उनको बोलूंगा कि सर मेरी सैलरी इनको दे दो। लेकिन मैं डायरेक्टर सर को ये बोलूं कि सर मेरी जगह पर कल से ये पढ़ाएंगे, चाहे उन्हें पढ़ाना आता है या नहीं, तो मुझे बताओ क्या मैं अपनी लायबिलिटी असाइन कर सकता हूं किसी और को? नहीं। समझ गए होंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सौंपा जा सकता है? अथॉरिटी सौंपी जा सकती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड? वापिस सपोज अभी जो बता रहा था वही चीज आ चुकी है, तब आप समझ चुके होंगे। अब किसको डेलीगेटेड नहीं कर सकते, उल्टा है, तो फिर जवाबदेही को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अधिकारों को कर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना। अभी मैंने बताया अधिकारों तो आप असाइन कर सकते हो, लेकिन आप जवाबदेही को असाइन नहीं कर सकते हो। 87, विकेंद्रीकरण क्या होता है? मैंने आपको बताया था, हम कह सकते हैं कि अधिकारों का फैलाव, उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? अधिकारों का स्थायी आधार पर प्रत्यायोजन, अधिकारों का अस्थायी आधार पर प्रत्यायोजन, अधिकारों का केंद्रीकरण, अधिकारों की सीमा। अरे सीमा निर्धारित नहीं होती है ना केंद्रीकरण है, ये तो उसका अपोजिट हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 87 का ए आंसर बन जाएगा, बिल्कुल। और संगठन की इकाई जहां तक व्यवहारिक हो उसको जब हम फैलाव करते हैं तो उसको कहते हैं अधिकारों का विकेंद्रीकरण, और ये कित डेविस ने कहा था। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। विकेंद्रीकरण क्यों महत्वपूर्ण होता है बताइए? विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव्स, यह शीर्ष अधिकारियों का बोझ कम करता है। इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कंट्रोल, यह प्रभावी नियंत्रण को आसान बनाता है।
इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, या भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास करता है, या ऑल ऑफ द वो। क्वेश्चन नंबर 88 और इसका आंसर जो है वो फाइनली अब बहुत देर बाद हमारा आया है और आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सारे ही ऑप्शंस सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का कौन सा इसमें से लाभ नहीं होगा? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 89 का, विकेंद्रीकरण का इनमें से कौन सा लाभ नहीं होगा? 89 का आंसर दीजिए जल्दी से। 11 क्वेश्चन और बाकी हमारे रिमेनिंग है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर दीजिए जल्दी से। अब 11 क्वेश्चंस ही हमारे जो है वो रिमेनिंग है, तो कोशिश करते हैं कि 10 मिनट के अंदर हमारी क्लास को जो है हम एज सुन एज वाइंड अप कर देंगे। चलिए 11 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। चल 89 क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर दीजिए जल्दी से। 89 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 89 आप सभी के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्या कह रहा है? विकेंद्रीकरण का कौन सा लाभ नहीं होगा? रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, यानी कि शीर्ष प्रबंधन को राहत, डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट, अधीनस्थों में पहल का विकास, निर्णय लेने में एकरूपता, या प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास। देखो ढंग से सोचो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि हम हर लेवल पर अधिकारों को बांटते हैं। सीधी सी बात है, जब हर लेवल पर अधिकारों को देंगे तो टॉप लेवल के व्यक्ति को थोड़ी राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर हमारे आज डायरेक्टर सर सोच लें कि सर फैकल्टी का मैनेजमेंट आपको देखना है, टेलीकॉलिंग का स्टाफ अलग से काम करेगा, सेल्स की टीम पूरी हमारी अलग होगी, मैनेजमेंट की टीम पूरी अलग होगी, अकाउंटेंसी के पेटी केस के एक्सपेंसेस को अलग को मैनेज करना है, हमारे जो क्लाइंट्स है उनको अलग मैनेज करना है, तो मुझे बताओ क्या बॉस को थोड़ी राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। बॉस दूसरे काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, यस शीर्ष प्रबंधन को राहत मिलेगी और अधीनस्थों में पहल का विकास होगा। अधीनस्थ को लगेगा हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, हमें किसी कार्य के लिए योग्य बनाया है, तो वो पहलपन होगा, वो आगे से लीड लेंगे, आगे से समस्या है तो सर को जा जाकर बताएंगे। कहने का मतलब बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है। और प्रबंध की प्रतिभा का विकास होगा, जब निचले लेवल के लोगों को हमने मौका दिया तो प्रतिभा का विकास होगा, ऐसे समझो। लेकिन निर्णय लेने में एकरूपता कैसे होगी? आप तो डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो। निर्णय लेने में एकरूपता कब होती है? जब ये केंद्रीकरण में, ये फायदा किसका हो जाता है? केंद्रीकरण में होता है। जब एक ही व्यक्ति को सब कुछ सोचना है तो वो ले लेता है, तो केंद्रीकरण में होता है ये वाला। इसका आंसर भी बता दूं, ये सी वाला ऑप्शन केंद्रीकरण के लिए हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन के लिए हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर क्या बैठेगा? ऑप्शन बैठेगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, निर्णय लेने के अधिकारों का प्रत्यायोजन, ये बात तो सही है। ठीक है, एक एक करके समझते जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, केवल शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के पास अधिकार होता है। गलत, ये तो केंद्रीकरण का होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो केंद्रीकरण में होता है। किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, रिड्यूसेस वर्कलोड, ये तो बिल्कुल सही, कार्य पर कम करता है और अधीनस्थों में पहल का विकास होता है। 91 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? केंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर टू टॉप लेवल, निर्णय लेने की शक्ति का शीर्ष स्तर पर बने रहना। यस, ए इज द राइट आंसर, यहीं पर हो चुका है। सभी स्तरों पर अधिकारों का प्रत्यायोजन, विभागों की स्थापना और कार्यभार का वितरण, ये तीनों पॉइंट हमारे किस में आते हैं? ये तो डिसेंट्रलाइजेशन में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 91 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 92 को पढ़िए और आंसर दीजिए। बिल्कुल आप पढ़िए, फिर सीधा आंसर्स के ऊपर बन जाते हैं, ताकि थोड़ा मुझे भी रिलैक्स मिलता रहे बीच बीच में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीकरण के लिए सही नहीं है? ठीक है, चलिए 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सेंट्रलाइजेशन? आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? ऑल डिसीजन आर मेड एट टॉप लेवल, ये तो बिल्कुल सही है। निर्णय केंद्रीकरण में क्या होता है? सभी डिसीजन जो है वो टॉप लेवल वाले ही लेते हैं, बिल्कुल सही है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिटेन एट टॉप लेवल, निर्णय लेने की शक्ति शीर्ष स्तर पर होती है, ये भी सही है। पूरे संगठन में अधिकारों का प्रत्यायोजन हो जाता है और नीति कार्यान्वयन में एकरूपता होती है, क्योंकि एकीकरण है। लेकिन सी में क्या कह रहा? प्रत्यायोजन, ये वापिस हमारा विकेंद्रीकरण में होता है, यह अधिकारों के प्रत्यायोजन में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 93, डेलीगेशन इज नेसेसरी फॉर, प्रतिनिधिकरण कहाँ आवश्यक है? मतलब इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रत्यायोजन, भारार्पण जो हम बात कर रहे हैं, तो डेलीगेशन कहाँ आवश्यक है? एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के कुशल संचालन, बिल्कुल सही है। तभी तो आप हर स्तर पे क्या करोगे? आप जो है वो सबॉर्डिनेट्स को कुछ अधिकार प्रत्यायोजित करोगे।
अधीनस्थों के विकास, बिल्कुल सही है। कभी कभी हम जो है वो अधीनस्थों को डेवलप्ड करना चाह रहे होते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, एडवर्स सिचुएशन को संभाल पाते हैं या नहीं, या फिर डायरेक्टर या बॉस की अब्सेंस में यानी कि अनुपस्थिति में क्या वो जिम्मेदारी को ढंग से निभा पाते कि नहीं पाते, कभी कभी हम ये भी चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, और शीर्ष प्रबंधन अपना कार्यभार भी कम करना चाहता है, तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। 94, कार्य को प्रणालीबद्ध रूप से विभाजित करके संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली डिवाइडिंग एंड असाइनिंग वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने, सॉरी 94 आपके सामने, तो उसको बोलते हैं संगठन। 94 में आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संगठन कहलाएगी, सीधा आंसर था। चलिए 95 को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने स्क्रीन पर। आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 95 का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, औपचारिक संगठन है, क्रिएटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, अराइजेस स्पॉन्टेनियसली, अराइजेस आउटसाइड फ्रॉम स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर, या नॉट डिफाइंड बाय एनी अथॉरिटी। शीर्ष प्रबंधन द्वारा निर्मित, स्वतः उत्पन्न होता है, औपचारिक ढांचे को बाहर उत्पन्न होता है, या किसी अधिकार द्वारा परिभाषित नहीं है। औपचारिक संगठन को लेकर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, औपचारिक, और हम सब जानते हैं शीर्ष प्रबंधन द्वारा निर्मित होता है। स्वतः तो कौन सा होता है, ये तो अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, बाहर तो हो नहीं सकता है, तो वैसे भी गलत ऑप्शन है, और अधिकार परिभाषित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। 96, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज, अनौपचारिक संगठन उत्पन्न होता है, अनौपचारिक संगठन जो है वो उत्पन्न होता है। 96, ठीक है, तो औपचारिक संगठन के भीतर होता है, बिल्कुल सही है, ये औपचारिक संगठन के भीतर उत्पन्न होता है, और ये व्यक्तिगत जो है वो रूप में होता है, व्यक्तिगत रूप में होता है, स्वतः होता है, और सामाजिक संबंधों के उपरांत होता है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 97, ऑर्गेनाइजिंग इज हेल्पफुल इन, संगठन इन कार्यों में सहायक होता है, किन कार्यों में सहायक होता है ये बताना है। विशेषीकरण, बिल्कुल सही बात है। क्लियरी, अब आपको सारी चीजें इतनी पढ़ चुके हैं ना इतने क्वेश्चंस में, तो अब आपको यहां पर कहीं एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत, अब दिक्कत भी नहीं, आप आराम से समझ पाएंगे। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है, और प्रभावी प्रशासन होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन बन जाएगा। आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन इज, प्रतिनिधिकरण का एक प्रमुख लाभ क्या होता है, उत्तरदायित्व को कम करता है, कार्य क्षमता को कम करता है, अधीनस्थों में नेतृत्व का विकास करता है, या फिर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर क्लियर हो चुका होगा, आंसर हो जाएगा 98 का सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 99 आपके सामने, आज का सेकंड लास्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड, अनौपचारिक संगठन किसकी पूर्ति करता है, सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, ऑफिशियल नीड्स, टेक्निकल ट्रेनिंग नीड्स, या पॉलिसी फॉर्मेशन। 99, तो आप सब जानते हैं सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की जो सामाजिक आवश्यकता है उसकी जो है वो पूर्ति करता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर आप खुद दीजिए, 100 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने, आज का अंतिम क्वेश्चन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन, औपचारिक संगठन में संबंध आधारित होते हैं किस पर, व्यक्तिगत हित पर नहीं, ये तो अनौपचारिक में होते हैं, संगठनात्मक नियमों पर। यस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये सब अनौपचारिक में होते हैं, यहां पर इमोशंस नहीं चलता है औपचारिक में। यहां पर कैसे होता है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि औपचारिक जो है, औपचारिक के अंदर जो है वो क्या होता है, यहां पर पद हो गया आपका, आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति, आपकी योग्यता, आपकी नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, पद यानी पोस्ट, स्थिति यानी आपकी पोजीशन, योग्यता यानी आपकी क्वालिफिकेशन, और नियुक्ति यानी कि आपको जिस बेस पर या जिस पद के लिए आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है। हालांकि अपॉइंटमेंट यहां पर वैसे भी कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर हमने 100 हमारे जो क्वेश्चन है यानी कि 60 क्वेश्चंस को हमने यहां पर जो है वो सही तरीके से डिस्कस कर लिया है। फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ हमने चीजों को यहां पर देखा है, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे ही क्वेश्चंस मैंने 360 डिग्री इवेल्युएशन के साथ अच्छे से समझाए हैं, और अच्छे से आपको समझ में भी आए हैं। और कहीं ना कहीं हमने ऐसे क्वेश्चंस किए 60 जिसके बेस पर पूरे संगठन को हमने यहां पर जो है वो कवर किया है।
देखो कमी तो सब में रहती, हो सकता है कि कोई चीजें कहीं की और भी रह जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशंस को मोर बेटर यहाँ पर जो है वो बेहतर से बेहतर कवर किया है और यहाँ पर जो है वो पूरा किया है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को हम यही पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वापस मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी जो है वो डेली बेसिस पर, कंटिन्यू बेसिस पर, डे टू डे जो है वो आप बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।